ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बजट आ चुका है और इस बार सबसे बड़ी राहत दी है मिडिल क्लास को। वो मिडिल क्लास जो हर बजट में अपने लिए कुछ खोजता है, उसको सबसे बड़ी राहत दी गई है। बजट में मिडिल क्लास को राहत है। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये निर्मला सीतारमण की तरफ से ऐलान किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स अब नहीं लगेगा। ये ऐलान वित्त मंत्री की तरफ से किया गया और स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टोटल ये 12,75,000 तक की राहत जो है वो आम लोगों को मिलेगी इस बजट से। तो ये बड़ा ऐलान जो अंत में हुआ और इसमें जो मिडिल क्लास है उसको काफ़ी राहत मिलेगी और इसका फायदा जो है कहीं ना कहीं उसकी जेब पर पड़ेगा आने वाले दिनों में। 1 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं महीने में तो अब आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पहले जो ये छूट थी ये कम थी, इसको अब बढ़ा दिया गया है और जो जंप देखने को मिला है, क्योंकि लोगों को उम्मीद 10 लाख तक की ही थी, लेकिन इसको 12 लाख तक कर दिया गया। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime, this limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%. 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. तो ये ऐलान जो वित्त मंत्री की तरफ से आया, जो बहुत सारे लोग शायद सुनना चाहते थे और ये ऐलान निकलकर सामने आया। हालांकि इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बजट के अंदर कि उन्हें क्या राहत मिली है। ये कहा जा रहा है कि उद्योग जगत को सरकार बढ़ावा देना चाहती है, कपड़ा उद्योग खासकर, उसको लेकर सरकार काम करना चाहती है। इसके अलावा नई मेडिकल सीट्स बढ़ाने की बात भी इसमें कही गई है, IIT में सीट्स बढ़ाने की बात कही गई है। और साथ ही इसमें जो सरकार ने कोशिश की है वो ये है कि किस तरीके से लोगों की जेब में अब पैसा जाए, कंजप्शन बढ़े। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो कंजप्शन से जुड़ी कंपनियां हैं, FMCG कंपनियां हैं, वहां पर आज इसको बहुत पॉजिटिवली लिया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो बात होती थी डिफेंस की, एजुकेशन की, उस पर ज्यादा बात नहीं हो रही है। विपक्ष जरूर सरकार को यहां पर घेरे में लेता हुआ दिखाई दे रहा है और शुरू में ही जिस तरीके से हमने देखा वॉकआउट भी हुआ, शोर शराबा भी हुआ बजट के दौरान। और इलेक्ट्रिक वाहन भी सस्ते होंगे, ये ऐलान है। इसलिए आज ऑटो सेक्टर में भी जो एक हरियाली है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो ये कुछ बड़े ऐलान जो यहां पर आज इस बजट के दौरान सरकार की तरफ से किए गए हैं। और कंजप्शन आने वाले समय में बढ़ेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत जरूर सरकार ने यहां पर दी है। और सरकार की कोशिश यही है कि जो एक मिडिल क्लास पर आर्थिक बोझ आ रहा था उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है। 15 से 20 लाख तक की आय पर 20% आपको टैक्स देना होगा। पूरी एक बार जो ये नई रिजीम है इसको आप जरा समझने की कोशिश कर सकते हैं। जहां पर 4 लाख तक की जो आय है वो पूरी तरह से अब माफ रहेगी, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इसके बाद 4 से 8 पर 5%, 8 से 12 पर 10%। ये
लेकिन अगर केवल 12 लाख तक की आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है, उससे ऊपर जाएंगे तभी टैक्स स्लैब जो है आप पर लागू होगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रोफेसर एसके मिश्रा जी अर्थशास्त्री हैं, इसके अलावा हमारे साथ राकेश अग्रवाल जी हैं, अर्थशास्त्री। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले शुरुआती रिएक्शन तीनों से। जयंत वर्मा जी, कैसा लगा बजट आपको? बजट में जो बहुत दिनों से ये था कि भाई अब जो मध्य वर्ग है, सर्विस क्लास है, उसको रिलीफ मिलना चाहिए, उसकी क्रय शक्ति बढ़ना चाहिए और उसके लिए टैक्स में कुछ रिबेट हो। 10 लाख तक की लिमिट की मांग हो रही थी, पर ये 12 लाख की लिमिट कर दी, 12,75,000। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी रिलीफ है, ये खासकर सर्विस क्लास और मध्य वर्ग, और अब उससे क्रय शक्ति बढ़ेगी, उसके कारण बाजार में पैसा ज्यादा आएगा और फिर जो शेयर मार्केट एकदम डाउन है वो भी उछाल मारेगा ऐसा लगता है। क्योंकि अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भाई शेयर मार्केट, जो म्यूचुअल फंड में लोगों ने इन्वेस्ट किया है, शेयर में इन्वेस्ट किए हैं, वो पूरे धरातल पे आ चुके हैं। तो अब उनको भी इससे रिलीफ मिलेगी ऐसा लगता है। ठीक है, एसके मिश्रा जी, कैसा लगा सर बजट आपको? बजट बहुत ही व्यवस्थित है। इसमें किसानों का भी ध्यान रखा गया है, उद्योगों को रखा गया, और जो सुबह इस बीच चर्चा हो रही थी कि जो निम्न मध्यम वर्ग है, उसके लिए जितने उम्मीद भी नहीं कर रहा था, क्योंकि 4-5 साल से निरंतर उम्मीद बनी हुई थी, लेकिन वो चीज पूरी नहीं हो पा रही थी, उसको पूरी तरीके से ध्यान में रखा गया है। इसलिए पूरी तरह से व्यवस्थित बजट है, बैलेंस बजट है और भारत को आगे ले जाने वाला बजट है। ठीक है, एक रिएक्शन सर जल्दी से राकेश जी, आप कैसा लगा सर आपको? इसमें एमएसएमई का विशेष ध्यान रखा गया है। उसमें एमएसएमई के लिए जो कर्ज गारंटी फ्री लोन की सीमा 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ की गई है। न्यू स्टार्टअप के लिए भी लोन की सीमाएं बढ़ाई गई हैं। दालों के लिए, दलहन के लिए, प्लास्टिक उद्योग के लिए भी अच्छे प्रोविजन आए हैं। इससे नए रोजगार का सृजन होगा, व्यापार उद्योग बढ़ेंगे, देश में खुशहाली आएगी। बजट बहुत अच्छा है सर। इसमें अगर हम बात करें जयंत वर्मा जी, कुछ और उम्मीद जो आप कर रहे थे, जो इस बजट में चीजें नहीं दिखी आपको? देखिए, जो भारत में आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है और वो बेरोजगारी बढ़ेगी ऐसा लगता है। ये जो पर एआई जो आ रहा है अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो और रोजगार को खत्म करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में ये एक बड़ा चैलेंज है जो रोजगार लोगों में सृजित किया जाए। मामला था तो किसानों को तो अब वो जो सम्मान निधि और ये सब मिल रहा है, तो उसके कारण काफी उनको मतलब उतनी ज्यादा अब टेंशन नहीं है किसानों के लिए। फिर भी और उनको जो दाम भी मिल रहे हैं वो भी अब काफी अच्छे मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेरोजगारी की जो सबसे बड़ी समस्या थी, उस समस्या को एमएसएमई वगैरह को काफी रिलीफ दिया है, काफी ने लिमिट बढ़ाई है, कर्ज भी ज्यादा देंगे, पर वो कितना रोजगार सृजित होगा ये थोड़ा सा अभी मुश्किल है। क्योंकि अब जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन का सारा प्रोसेस है उसमें एआई का इंट्रोडक्शन हो रहा है, लोग कंप्यूटराइजेशन में जा रहे हैं और जो लोगों को यानी जो मैन पावर को इंगेज करने की बात है वो थोड़ी सी उद्योग जगत में कम है। सबसे ज्यादा तो मैन पावर जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है और किसानी में है, खेती में। तो ये खेती में और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो लेबर है उसको किस प्रकार से रिलीफ मिलेगा, क्या होगा, ये थोड़ी सी एक बड़ी महत्व, क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी ऑटोमेटिक मशीनीकरण उसमें बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो ये एक समस्या है और मुझे लगता है अब ये कितना इसमें बेरोजगारी को वो मिलेगा, मतलब बेरोजगारी खत्म होगी इससे, ये एक देखने वाली बात होगी। धर्म जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धर्म सिंह जी, पहला एक रिएक्शन सर, बजट कैसा लगा आपको? सर बजट आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर पे जो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है, एमएसएमई सेक्टर जो है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। क्योंकि हमारे जो जितने भी कह सकते हो कि टोटल पॉपुलेशन में 65% एग्रीकल्चर है, उसके अलावा फिर स्मॉल बिजनेसमैन आते हैं, मीडियम क्लास बिजनेसमैन आते हैं, जिनको एमएसएमई सेक्टर से ही कुछ मिलता है। जो स्टार्टअप की बढ़ा दी गई है, जो 5 साल के बेनिफिट 10 साल तक कर दिए गए हैं, एमएसएमई लोन में बढ़ावा किया है, ये मिडिल क्लास को, एग्रीकल्चर को, प्लस जो सैलरीड पर्सन है, सबको ध्यान में रखता हुआ बजट।
एक चीज जो यहाँ पर कही जा रही है, कंजम्पशन बढ़ाने की बात, और सुबह भी आप कह रहे थे प्रोफेसर एस के मिश्रा जी, आपको लगता है कि इससे एक कंजम्पशन जो मार्केट में जरूरत है इस वक्त कि पैसों का फ्लो आए, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा? करके बनाया गया है, क्योंकि हमने कहा कि 4-5 साल से ये बराबर मांग हो रही थी, और इस बार जो जितनी उम्मीद थी उससे बेहतर चीजें हुई, और केवल मिडिल क्लास और उसी की बात नहीं है कि कंजम्पशन बढ़ाने पर ही फोकस है। आप देखिएगा उसमें पहला जो इंजन विकास को माना गया है वो एग्रीकल्चर है, और रूरल जो डिमांड है उसने भारत की जो मजबूती को 3-4 सालों में जो बना रखा है, वो जो रूरल डिमांड बढ़ी उसके कारण है। दूसरा, सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे निश्चित रूप से ये अपने साथ ही न केवल ये डिमांड बढ़ाएगा बल्कि ये प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी योगदान करेगा। इसमें एक जो थोड़ी सी चीजें हमको लग रहा है कि वो और अच्छा हो सकता था, एजुकेशन सेक्टर को बहुत ज्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया गया। इसमें एजुकेशन में भी तकनीकी शिक्षा और मेडिकल शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया गया है। बेसिक एजुकेशन पे भी अगर थोड़ा सा और ध्यान दिया गया होता तो पूरी तरीके से बैलेंस और मतलब उम्मीद से भी काफी कई गुना बेहतर बजट साबित होता। एजुकेशन को थोड़ा सा हमको लग रहा है कि जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, क्योंकि एजुकेशन देश को आगे ले जाएगा, उसमें सबसे बड़ा रोल एजुकेशन का रहेगा, और बेसिक एजुकेशन का किसी मामले में तकनीकी एजुकेशन से रोल कम नहीं रहेगा। उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया गया होता तो और अच्छा ये बजट रहा होता। अच्छा धर्म सिंह जी, एक चीज जो कही जा रही थी बैंकिंग सेक्टर को लेकर भी कि अब लोग ज्यादा निवेश नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास बचत नहीं हो पा रही, इससे कुछ आपको लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर को भी मजबूती आने वाले दिनों में मिल सकती है? निवेश को आपको लेकर लग रहा है कुछ बढ़ावा देने की बात बजट में नजर आई है? हाँ सर, देखा जाए तो कॉर्पोरेट सेक्टर के बॉन्ड की बात करी गई है, एग्रीकल्चर बॉन्ड की बात करी गई है, फंडिंग बॉन्ड के द्वारा करने की बात है। तो बॉन्ड तो हमेशा बैंकिंग सेक्टर के द्वारा ही रूट होते हैं, एवरीबॉडी नो। और दूसरी बात है, टैक्स के अंदर जो सेविंग है, तो स्मॉल पर्सन कम से कम 50,000 तो बचाएगा ना, जो इन्वेस्ट करेगा कहीं ना कहीं, वो एक टैक्स के रूप में जो बचेगा इन्वेस्ट करेगा, तो बैंकिंग सेक्टर में उसका भी बढ़ावा मिलने के हजार है कि हो सकता है। अदरवाइज बैंकिंग सेक्टर में ऐसा एफडीआई या स्पेशल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी जिस पे बात नहीं करी गई, जिससे कि बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा पुश हो। और एक चीज जो ये कही जा रही थी, हालांकि उसका फैसला तो सर बाद में होना है, लोन्स के रेट को लेकर, बैंकिंग सेक्टर में भी एक संकट ये है कि होम लोन्स घट रहे हैं, जो डिफॉल्ट जो एक लोन होता है नॉन सिक्योर, जैसे हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड से जो लोन्स लेते हैं या जो पर्सनल लोन होते हैं, उनमें भी एक खतरा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं ये कहीं हमारी इकोनॉमी को आगे जाकर बहुत ज़्यादा या बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा डेंट ना करें। तो आपको लगता है कि जो सिक्योर लोन है, जैसे होम लोन वगैरह हैं, थोड़ा सा अगर सेविंग बढ़ेगी तो इस तरफ लोग ज़्यादा फिर से आकर्षित हो सकते हैं? सर, सिक्योर लोन की बात है कि जहां इन्होंने 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस अलाउ किए हैं इस बार, तो 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के साथ में जो इंटरेस्ट रेट की जो 24B में जो हम डिडक्शन लेते हैं इनकम टैक्स में, वो बढ़ा देते हैं तो लोग ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, ज्यादा घर खरीदते हैं, हमारा टैक्स का बेनिफिट होगा। तो लोन को डायरेक्टली टैक्स बेनिफिट के साथ तो लिंक किया नहीं है, जब वो कर देते तो बढ़ावा मिलता इस चीज को। जयंत वर्मा जी, जो स्कीम्स चल रही हैं वेलफेयर के लिए, हालांकि उन पर बड़ी चर्चा होती है, लेकिन इस बार सरकार ने उनको ज्यादा छूने की कोशिश की। जैसा हम देख रहे थे किसान सम्मान निधि, अब लोगों की मांग है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, 6,000 की जगह इसको 12,000 किया जाए, तो उसको एज इट इज रहने दिया गया, उसको नहीं बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो सरकार ग्रामीण हाउसिंग पर पैसे देती है, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में, उसको भी नहीं छेड़ा गया है, जबकि लोगों की ये मांग थी कि अब तो मटेरियल इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, अगर हमें 2-2.25 लाख या 2.5 लाख तक मिल भी रहे हैं तो उसमें कितना ही हम घर का निर्माण कर लेंगे। और जो योजना है वो बहुत पुरानी हो गई है, 7-8 साल, उसमें आपको लगता है कुछ अपडेट होना चाहिए था, वो सारी चीज़ें दिखी नहीं है इस बजट में, और बहुत छोटा बजट था निर्मला सीतारमण के हिसाब से अगर हम देखें। जी देखिए, ये जो पूरा रेवड़ियां बांटने का जो मामला है पूरा का पूरा, तो अब राज्य सरकारें तो इतनी जबरदस्त मतलब रेवड़ियां बांट रही हैं। अब हालत यह है कि जो जैसे लाडली लक्ष्मी है, वो महिलाओं को हर महीने 1,000-2,000 रुपए जो अलग अलग राज्य अलग अलग अपने तरीकों से दे रहे हैं,
तो इसमें सरकार का सारा पैसा चला जा रहा है। मतलब उनको तो कर्ज, अपनी तनख्वाह जो बांटना है उसके लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। ये स्थितियां हैं। तो मुझे लगता है इसको और अधिक बढ़ाएंगे तो सरकार का फिर बाकी सब काम ठप हो जाएगा। तो अभी जो कुछ है रेवड़ियां, उसको भी बल्कि अब ये इसको रिविजिट करना चाहिए कि क्या ये जरूरी है और क्या इसको रखा जाए। और ये बिना काम के आप पैसा दे रहे हैं, उनसे कुछ काम तो लीजिए आप, तो वो भी नहीं है। तो ये मुझे लगता है ठीक किया है। इस तरफ ज्यादा इसको बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की। इसको धीरे धीरे कैसे फेज आउट किया जाए, कैसे इसको खत्म किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली वो सारा बोझ जो है वो कॉमन, ये जो टैक्स पेयर के ऊपर आता है। अब हम लोग जितना भी कमाते हैं, मतलब मध्य वर्ग जितना कमा रहा है, सर्विस क्लास कमा रहा है, 50% उसका इनडायरेक्ट टैक्स, हर जगह सरकार इनडायरेक्ट टैक्स ले रही है। तो उसके और एक के बाद एक टैक्स लग रहा है। तो इसके कारण मुझे लगता है, और हाउसिंग एक्टिविटी को यदि बूस्ट करना था तो उस संबंध में भी इस बजट में कुछ खास वो नहीं दिया गया है रिलीफ। तो ये है कि रेवड़ियां तो कैसे खत्म की जाए ये देखना चाहिए। हाँ, किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिलती है वो तो ठीक है, वो उनको जरूरी भी है, क्योंकि वो पूरा परिवार दिन रात मेहनत करता है और उनको जो भी पैसा मिलता था वो बहुत सारी गवर्नमेंट की जो कमीशंस बने हैं, किसान आयोग बने हैं, वो कहते हैं कि लागत जो है उससे कम उनको वो आय होती थी, उसकी जो सपोर्ट प्राइस है। तो उनको तो इस वक्त मिस्टर अतीश सांघवी जी भी जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं पर्पल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अतीश जी, कैसा लगा बजट सर आपको? बहुत बढ़िया बजट था। आई वुड रेट द बजट 9 out of 10। ब्यूटीफुल बजट, बहुत बढ़िया था। टैक्स में जो उसने एंड में 6 माला है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। अच्छा, इसको थोड़ा सा टैक्स को अगर हमारी ऑडियंस को आप सिंप्लीफाई कर बताएं कि कितनी बचत आप वो कर पाएंगे इसमें, खासकर जब हम 12 लाख से ऊपर बढ़ेंगे तो कितनी बचत इसमें आ जाएगी लोगों को? तो सेविंग्स, लोग पब्लिक को सेविंग्स बहुत बढ़ेगा। जो 12 लाख रुपीज है वो जस्ट प्लस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी होने वाला है, तो 12,75,000 हो जाता है। 12,75,000 आपको टैक्स बिल्कुल नहीं भरना पड़ेगा। और सैलरी क्लास के लिए बहुत बहुत बढ़िया है। 85% ऑफ द टैक्स पेयर्स का ये बेनिफिट आने वाला है। प्लस जो एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया है वो भी बहुत बढ़िया करेगा। आपको सेविंग्स जो बढ़ने वाला है उस बिकॉज ऑफ द सेविंग्स आपका स्पेंडिंग पावर बढ़ जाता है, और स्पेंडिंग पावर बढ़ने के कारण क्या होने वाला है, अभी नहीं 2-3 क्वार्टर में ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत बहुत प्रोग्रेसिव आने वाला है। अच्छा, एक चीज, कुछ ऐसी चीज आपको नजर आई जो होनी चाहिए थी बजट में, जो आपको लगा अधूरी रह गई इस बार? सो अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में उससे कुछ छुआ नहीं है। क्या होने वाला है, जब स्पेंडिंग जब सेविंग बढ़ जाती है, पैसा कहाँ डालेगा? जनता डालेगी स्टॉक मार्केट में। यहाँ वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्स है उसमें कुछ किया नहीं है, तो स्टॉक मार्केट के लिए वो अभी शॉर्ट टर्म के लिए रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है मार्केट के लिए। लेकिन ओवरऑल वो चीज़ सब कुछ फोकस हो सकती थी। AI में जो ग्लोबली पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, वहाँ भी कुछ अभी तक फोकस है, कुछ क्लैरिटी नहीं आई थी। तो अभी वो दोनों के लिए होती तो बढ़िया होता। अच्छा सर, स्टॉक मार्केट का आपने जिक्र किया, तो बहुत सारे लोग निवेश कर रहे हैं और पिछले सितंबर से अगर हम देखें, जो ऑल टाइम हाई लगा था हमारे बाजार का, उसके बाद लगातार नीचे ही जा रहा है। तो यहाँ पर इस बजट के बाद भी आज जो है लाल निशान में ही है मार्केट। बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि पसंद नहीं आया है। तो ये आज रिफ्लेक्शन शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट इसको नेगेटिव ही ले रही है? कि शॉर्ट टर्म है, ग्लोबल इकोनॉमी इज अ प्रॉब्लम। अभी तो ग्लोबली इकोनॉमी वाइज ही चैलेंज है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया बहुत अच्छा है। बजट प्रोग्रेसिव था, ग्लोबली इंडिया है बहुत रिकग्नाइज हो रही है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत बहुत बढ़िया है। आपको अच्छा लगे या नहीं, लेकिन क्या है, स्टॉक मार्केट डिज़ाइन ही किया हुआ है लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए।
जो लॉन्ग टर्म के लिए ऑलवेज आप देखेंगे स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक जो राहत थी लोगों के लिए, लोग क्योंकि गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां पर ये खबर थी कि शायद जो पिछली बार ड्यूटी घटाई थी 6% की थी, उसको वापस से ना बढ़ा दिया जाए, उसको शायद टच नहीं किया है, तो ये एक अच्छी खबर है कम से कम लोगों के लिए। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, वापस बोलेंगे क्वेश्चन? गोल्ड को लेकर जिस तरीके से लोग आशंका जता रहे थे कि महंगा हो सकता है, ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, वो देखने को नहीं मिला है कम से कम। हाँ नहीं मिला है, राइट है, लेकिन क्या हो रहा है, सेविंग्स, आम जनता को जो सेविंग्स आ गई है वो सेविंग कहाँ डालेंगे? टुडे आपको इंडिया मोस्ट पीपल सेव इन गोल्ड, राइट? जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जब करेंगे, ज़्यादा डिमांड हो जाती है, ऑटोमेटिकली गोल्ड प्राइस बढ़ गई है। अभी गोल्ड अगेन ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो जब गोल्ड डिमांड बढ़ने वाली है, जो आई पर्सनली थिंक गोल्ड में काफ़ी लोग 1 साल के बाद निवेश करने लगेंगे। गोल्ड का अच्छी कमोडिटी हो चुकी है, तो जो उसने सेट ऑफ कर दिया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर आपसे, कुछ पॉइंट जो बताना चाहते हैं आम लोगों को, क्योंकि कोशिश यही रहती है कि बजट को थोड़ा सरलीकरण कर और लोगों के सामने रख दिया जाए ताकि उन्हें बेनिफिट समझ आ सके इसके। पॉइंट में ऐसा है, क्लियरली फ्रॉम अ डायरेक्ट टैक्स पर्सपेक्टिव, जो उसने 12 लाख तक सेविंग इनकम टैक्स नहीं भरना है, वो 12 लाख है, लेकिन उसके ऊपर 75,000 भी है, तो ओवरऑल 12,75,000 हो जाता है। जिसके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल या कैपिटल गेन हो, जिसने निवेश किया हो स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा में, उसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो अभी तक उसमें कोई बदलाव है नहीं। तो ओवरऑल एफडी में जो टीडीएस भी आएगा उसमें भी बदलाव आने वाला है। तो सीनियर सिटीजन वाले को जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं कि एफडी में रखा हो पैसा, उसमें भी उसको अभी टीडीएस भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल मास के लिए बहुत बढ़िया बजट है। आम जनता को ज़्यादा पैसा मिलेगा घर पे लेके जाने के लिए, वो स्पेंडिंग पावर ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। राकेश जी, एक सवाल आपसे है, अगर हम देखें कि हर बार रेलवे को लेकर कुछ बड़े ऐलान होते थे, इंफ्रा को लेकर बड़े ऐलान होते थे, उसकी कमी कुछ दिखी है आपको? कि ये जो रेलवे में अपन देखते हैं कि ये जो रिजर्वेशन का निशान होते हैं, तो मतलब बोगियों की संख्या बढ़ाने के लिए, रूट बढ़ाने के लिए, नए ट्रैक बनाने के लिए, इस प्रकार का रेल के हिसाब से कुछ विशेष प्रदर्शन नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक, धर्म जी, अगर हम देखें जिस तरीके से पूरा बजट ये डिजाइन किया गया, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हम देखते थे कि कई हाईवेज का ऐलान हो जाता था, बड़ी बड़ी सड़कों को लेकर सरकार अपनी बात रखती थी, उसको लिमिट करने की कोशिश की है क्या इस बार? सर देखा जाए तो सबसे पहले ये हमारा जो डेफिसिट फाइनेंस बढ़ा है वो कैपेक्स एक्सपेंडिचर की वजह से बढ़ा है, जिस वजह से स्टॉक मार्केट में भी आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि जैसे डेफिसिट फाइनेंस पे जीडीपी पे 4% का इम्पैक्ट दिखाया, तो मार्केट अब निफ्टी 200 पॉइंट नीचे जा पड़ी। ठीक है, 100 पॉइंट अब चलती 100 पॉइंट नीचे चली गई। तो इससे कहने का मेरा भाव यही है, टैक्स पे गवर्नमेंट का अभी उतना नहीं खर्चा हुआ जितना करना चाहिए था। 10 लाख करोड़ का था जो 11 लाख करोड़ का जो बजट था उनका, जो 10 लाख करोड़ ही कर पाई है। तो उसका रीजन ये इलेक्शन भी रह सकता है कि जनरल इलेक्शन हुए हैं, जिसपे कहीं ना कहीं उन्होंने ध्यान दिया कि जनरल इलेक्शन में इतना करें। आने वाले 2 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑटोमेटिकली वो जो बजट इनका 11,000 करोड़ का है वो तो स्टैंड करेगा, इतना खर्चा होना ही होना है। बजट में कुछ चीजें छूट जाती है सर, आप मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बात नहीं करी बजट की, इस मीन ये नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बजट नहीं है, इसका मतलब कोई इंक्रीज नहीं है, वो बजट तो इंटेंट करेगा ही करेगा। जयंत वर्मा जी, एक पॉलिटिकल सवाल, क्योंकि पत्रकारिता के लिहाज से ये जो सिक्सर मारा गया आखिरी बॉल पर सरकार की तरफ से, इसका आपको लगता है दिल्ली इलेक्शन में एक बड़ा इंपैक्ट दिखेगा? मुझे लगता है इसका असर होगा दिल्ली में।
क्योंकि दिल्ली में अधिकांश मध्य वर्ग के लोग हैं और जो बहुत दिनों से एक अपेक्षा थी केंद्र सरकार से कि भाई ये जो मध्य वर्ग है और सर्विस क्लास है उसको, और सर्विस क्लास बहुत ज्यादा है दिल्ली में, तो उसको रिलीफ मिले, तो ये रिलीफ मिला है तो इसका असर जरूर होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका बेनिफिट मिलेगा दिल्ली के चुनाव में, ऐसी उम्मीद लगती है मुझे। एस के मिश्रा जी, एक नया बिल लाने की बात भी कही गई है इनकम टैक्स को लेकर, इसका क्या मोटो आपको नजर आता है और इससे कुछ हमें आने वाले समय में कुछ नई चीजें क्या देखने को मिल सकती हैं, क्या बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं इससे? इसमें क्या है, जिससे सरकार अब फिजिकल कंसोलिडेशन के उसमें जा रहे हैं, फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करिए। और आप देखिएगा जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है वो सरकार हर साल धीरे धीरे घटाते जा रही है। इस बार जैसे उसने 4.4% डेफिसिट का टारगेट रखा है। उसके लिए आपको जो फिजिकल आपके ये जो इनकम टैक्स के टैक्सेशन का जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करना होगा। अब आप देखिएगा, ये पहले ये था कि इसमें हम टैक्स के स्लैब कम करते जा रहे हैं, लेकिन अब आप देखिएगा चूंकि अब आपको मिडिल क्लास को छूट देनी है तो फिर उसके टैक्स स्लैब फिर बढ़ गए हैं। तो जो सरकार के बाद में ये विरोधाभास हो रहा है कि भाई हम उसको स्लैब को कम जो आसान करेंगे, टैक्स सिस्टम को सरल करेंगे, तो फिर जब आपके इतने स्लैब्स हो जाएंगे तो उसके कारण दिक्कत जाएगी। और अभी आप न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम और ऐसे तमाम तरह की जो एक तरह से सिस्टम है उसको वो करेगी, तो इसलिए उसके लिए कहा गया है। लेकिन मुख्य बात यह है कि अभी जो सरकार का जो टारगेट था कि उसको मिडिल क्लास को कुछ न कुछ इस बार वो देना था, उसके राजनीतिक आप मकसद निकाल सकते हैं कि दिल्ली में चुनाव है या आगे है, लेकिन ये जरूरत भी थी क्योंकि अर्थव्यवस्था को अगर बूस्ट देना है तो मिडिल क्लास को आपको वही कंज्यूम करता है, तो उसको जो टारगेट है, जो फिजिकल डेफिसिट के टारगेट है उसको अचीव करना है, क्योंकि वो उसका एक रोड मैप बना हुआ है कि हमको 26 में इतना करना है, 27 में इतना करना है और उसको 3 के आसपास सरकार को ले आना है। तो सरकार उस रास्ते में बिल्कुल बहुत अच्छे से बढ़ रही है। और जैसा हमने आप बार बार कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से इस बात को जोड़ना चाह रहे हैं कि ये जो बजट है जो वास्तव में जितनी उम्मीद नहीं थी लोगों को उससे बेहतर बजट सामने आया है। अब बाकी उसके रिजल्ट और डिटेल में जब पढ़ा जाएगा तो देखा जाएगा, लेकिन ओवरऑल ये दिख रहा है कि जो लोगों की उम्मीद से भी ज्यादा बेहतर बजट है। ठीक है सर, आप तमाम लोग बने रहिए, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। प्रस्तुतकर्ता पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर। सह प्रायोजक देव दर्शन धूप, सुबह जलाओ शाम जलाओ, चारों दिशाओं को महकाओ। प्रस्तुतकर्ता देव दर्शन धूप, सुबह जलाओ शाम जलाओ, चारों दिशाओं को महकाओ। बजट में मिडिल क्लास को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। संसद में आएगा नया इनकम टैक्स बिल, इनकम टैक्स की प्रक्रिया को बनाया जाएगा आसान, बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी। बजट में किसानों को बड़ा तोहफा, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख, पीएम धन धान्य योजना का ऐलान। कैंसर सहित 36 जीवन रक्षक दवाइयों से बेसिक कस्टम हटी, 6 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी की गई 5%, लिथियम बैटरी, एलईडी, एलसीडी टीवी, मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती। राजगढ़ में बाल बाल बचे बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने काफिले को मारी टक्कर, 8 पुलिस वाहनों को रौंदा, एएसआई हवलदार को भी कुचलने की कोशिश। तो आपका बजट
मंत्री ने पेश कर दिया है और उसी को हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लगातार खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से परिचय करते हुए मेहमानों के पास चलते हैं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रोफेसर एस के मिश्रा जी अर्थशास्त्री हैं। धर्म सिंह जी हैं, बैंकिंग एवं फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। राकेश अग्रवाल जी अर्थशास्त्री हैं। धर्म जी, अगर कुछ उदाहरण देकर, जो लोग इस टैक्स के दायरे से बाहर हो गए, मान लीजिए 12,75,000 तक, उनको तो समझ आ गया, लेकिन जो उससे थोड़ा ऊपर कमाते, मान लीजिए 2 लाख रुपए महीना का कमा रहे हैं, उनको थोड़ा आप उदाहरण देके अगर समझा सकें कि लगभग कितना फायदा उनको आ सकता है, क्योंकि स्लैब बदल दिए गए इस सरकार की तरफ से इस बार। कि चलो कि 4 लाख तक तो कोई टैक्स है ही नहीं है जी, जीरो कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद इनकम टैक्स का सेक्शन था 87A, जिसके अंदर था कि भैया पहले था 7 लाख तक नील टैक्स था, ये टैक्स बनता था तो उसका रिवर्स में करके रिबेट दे देते, ठीक है, वो लिमिट। अब आपका टैक्स 12 लाख के इनकम पे जितना बनेगा उसको 87A की रिबेट देके उसको जीरो कर दिया जाए। उसके बाद इस प्रक्रिया से 80,000 रुपए का बेनिफिट एसएससी को होने वाला है। उसके बाद जैसे जैसे स्लेबें बढ़ती जाएगी, जैसे उन्होंने एक स्लेब क्रिएट कर दी 8 से 12 लाख तक 12% कर दिया, 10% सॉरी, 12 से 16 में 15 कर दिया, 16 से 20 में 20 कर दिया। तो आप देखो कि 12 लाख तक आपको 10% का टैक्स ही देना है, जो आप रिबेट में नहीं जा रहे, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स पे कोई जा रहे हैं आप लोग तो। और 12 से 16 में 15% टैक्स जाना है, तो 5% टैक्स ही पड़ेगा आपका। तो कहने का मतलब है 4 लाख इनकम 5% लगा लो, 20,000 रुपया टैक्स और बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी इस स्लैब पे हम 30% पे आ रहे हैं एट प्रेजेंट। तो 30% चाहते इसको मान लो 30% जब डबल का सीधा बेनिफिट हो रहा है, तो मतलब 70,000 का बेनिफिट हमें यहाँ होने जा रहा है। जैसे जैसे 15-16 लाख पे जाएगा तो उसको 1.5 लाख के करीब टैक्स का बेनिफिट हो जाएगा। और एक चीज और सर, अगर अब 12 लाख तक की छूट हो गई है तो पुरानी रिजीम में जो 10-20% लोग बचे हैं शायद वो भी निकलेंगे वहां से अब, और वो बंदी के कगार पर ही सोचकर चले हम। देखो, ओल्ड स्कीम में क्या था कि एक चीज से बेनिफिट था, वो था हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का 2 लाख का एडिशनल बेनिफिट था। जब हम एटीसी में कोई बेनिफिट डालते जो 7 लाख 8 लाख के अंदर दायरे में आ जाता था, ठीक है, तो 2 लाख का एडिशनल हमने कंपेयर किया हुआ ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम। तो कोई ओल्ड रिजीम में 2 लाख का हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट जो लेता था उसी को बेनिफिट था, अदरवाइज सब लोग जो है न्यू रिजीम में आ गए थे। अब जो 2 लाख का बेनिफिट है वो तो हट गया, क्योंकि ओल्ड रिजीम में तो कहीं भी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो न्यू रिजीम में सब चेंजेस आए हैं, तो इसलिए 100% एसएससी जो है न्यू रिजीम में आएंगे आके। और वैसे भी आपको पीछे की एक न्यूज बता दूं कि सीतारमन जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बोला था कि 91,000 टैक्स पेयर ने अपना रिटर्न रिवाइज किया है अपलोडेड रिटर्न में, क्योंकि उसमें कुछ डिडक्शन जो है 80C 80D में कहीं गलत डिडक्शन लेके टैक्स बेनिफिट लिया गया था, जो कि 1,000 करोड़ का रेवेन्यू का बेनिफिट हुआ है पिछले 6-7 महीने में, जिसका टाइम पीरियड बढ़ा के इन्होंने 2 साल और बढ़ा दिया कि 2 साल तक आप टैक्स रिवाइज कर सकते हो और रिटर्न रिवाइज कर सकते हो। इट मीन, मेरे कहने का भाव यही है कि भैया ओल्ड रिजीम अब हट ही गया है, क्योंकि कोई भी बंदा गलत डिडक्शन भी क्लेम करने के लिए रास्ता बंद हो चुका है। ठीक है एस के मिश्रा जी, एक चीज हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे और वो हुई है कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई है उसको अब 100% कर दिया गया है। इसका क्या प्रभाव आप देखेंगे आने वाले समय में, क्योंकि जो प्रीमियम है इंश्योरेंस के वो बढ़े हैं, अब एफडीआई आने से कुछ वहां पर क्या लगता है कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और ज्यादा प्रीमियम कुछ बैलेंस हो सकते हैं वहां पर? इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है इंडिया में, इंश्योरेंस की बहुत जरूरी चीज है, जो कि हर आदमी को उस इंश्योरेंस का कवर मिलना चाहिए था। लेकिन उसका कम होने का कारण यह है कि प्रीमियम रेट बहुत ज्यादा है। तो अब ये 74% से बढ़ा के 100% एफडीआई को दिया गया है। तो इसमें जो बड़े बड़े कंपनियां हैं और वो सब आएंगे, यहाँ पर उनको इन्वेस्टमेंट का वो मिलेगा, तो इससे आपस में जो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, तो उससे प्रीमियम के रेट कम होगी और उससे इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन में फायदा होगा। जहां तक बात थी कि उसकी प्रीमियम ज्यादा आता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है जीएसटी रेट ज्यादा, वो जीएसटी काउंसिल का मसला है, तो इसलिए सरकार ने उसको यहाँ टच नहीं किया है। लेकिन सरकार के हाथ में जो था कि वो एफडीआई को बढ़ा दे और उसके बाद उसमें आपस में कंपटीशन को बढ़ावा दे और बाहर बड़ी बड़ी कंपनियां मल्टीनेशनल भी उसमें आए, तो उसके कारण प्रीमियम कम होगा, तो उससे इंश्योरेंस का दायरा बढ़ेगा और ज्यादा लोग इंश्योरेंस का लाभ ले सकते हैं। हमारे समझ में ये आता है कि शायद इसका ये कारण रहा हो।
की जरूरत है। राकेश जी, एमएसएमई में और जो नए स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप में भी देखिए एमएसएमई में 5 करोड़ से 10 करोड़ और स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ बढ़ाकर अब लोन लिमिट की गई है। इसका क्या बेनिफिट देखते हैं आप सर? और अब पूरा की पूरा ये जो अर्थव्यवस्था है ये उद्योग पर टिकी होती है। ये नए युवा है, न्यू जनरेशन है, ये अपने जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम आई है। उनकी जो कर्ज की सीमा है, लोन की सीमा है, उसको बढ़ाई गई है और उसके लिए बहुत सारा उन्होंने फंड भी इशू किया है, जिससे देश में कहीं ना कहीं व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, खुशहाली आएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देश इसके अंदर ये जो भर्तियां होती है, सरकारी भर्तियां, उसका कहीं कोई विशेष गवर्नमेंट ने वो नहीं किया है। सरकारी भर्ती बहुत सारे डिपार्टमेंट में खाली होते जा रहे हैं, पुराने लोग रिटायर्ड होते जा रहे हैं, तो सरकारी भर्ती निकलना चाहिए। पुलिस का ऐसा डिपार्टमेंट है कि ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है शहरों में और पुलिस डिपार्टमेंट में भर्तियां कम हो रही है। तो ये जो बहुत सारे डिपार्टमेंट है सरकारी के, सेंट्रल के, उनमें आना चाहिए था। ठीक है जयंत वर्मा जी, एक सवाल ये भी कि बिहार को लेकर जिस तरीके से कुछ ऐलान हुए हैं, वहां पर मखाने को लेकर बात कही गई है। पिछली बार हमने देखा था कि आंध्र प्रदेश को लेकर बड़ा फोकस दिखा था, इस बार बिहार को लेकर दिखाया, तो अपने सहयोगियों को भी बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है। जी जी हाँ बिल्कुल, बिहार को काफी, क्योंकि बिहार तो वैसे भी स्पेशल स्टेटस नीतीश कुमार मांगते रहे हैं, तो स्पेशल स्टेटस तो नहीं दिया, पर इस प्रकार से उनको जो जिस प्रकार पिछली बार आंध्र को दिया था अभी बिहार को, तो इससे काफी इनको पॉलिटिकल एडवांटेज होगा इसका। एक जो चीज सबसे बड़ी जो कई लोग सोच रहे थे कि रेल बजट भी अब तो मर्ज कर दिया गया है, इसके साथ आता है, तो रेल में जो सीनियर सिटीजन्स को और महिलाओं को जो ये कंसेशन दिया जाता था, उसके बारे में हर समय आता है कि अब की बार इस बजट में आ जाएगा, पर उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा निराशाजनक है और सीनियर सिटीजन्स के लिए और महिलाओं के लिए कि उनको ट्रेवलिंग में बहुत दिक्कत जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है धर्म जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूं सर, जब हम देख रहे हैं आज सेक्टोरल वाइज तो एफएमसीजी सेक्टर और ऑटो सेक्टर में एक बूम दिखाई दिया इस बजट के बाद। बाकी अगर हम रेलवे की बात करें, डिफेंस शेयरों की बात करें या बैंकिंग सेक्टर की भी बात करें, तो वहां पर एक निराशा सी नजर आ रही है। ये क्यों है सर? और जब हम ये कह रहे हैं और वित्त मंत्री भी कह रही हैं कि सेविंग्स बढ़ेंगी लोगों की और लोग अब ज्यादा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो इन्वेस्ट तो तब करेंगे जब उनको फायदा दिखे। वो फायदा, जो वो निराशा उनकी पिछले 6 महीने से चल रही थी, वो और ज्यादा बढ़ रही है क्या अब यहाँ से इस बजट? सर आप ये टैक्स का देखोगे, स्लैब बढ़ने से सिर्फ मिडिल क्लास को बेनिफिट हुआ है, सैलरीड क्लास को बेनिफिट हुआ है, जिससे एफएमजी सेक्टर में कौन काम करता है? मिडिल क्लास काम करता है। आप देखोगे ओला के शेयर बढ़ रहे हैं, आप देखोगे इसके जोमेटो के शेयर बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? कि इसमें सारा सैलरीड क्लास है, सारे एम्प्लॉय लगे, जिनको पता है 4 लाख तक तनख्वाह किसी को, सब लोग जुट जाएंगे, काम करना है हमें। अब बात करोगे डिफेंस की, बात करोगे बड़े सेक्टरों की, जिनकी आप रेलवे की बात कर रहे हैं, उन सेक्टरों पे तो सरकार ने इन्वेस्टमेंट ही नहीं, कोई बात ही नहीं करी इन्वेस्टमेंट की। बात करेगी तो तभी उस शेयर पे कोई इंपैक्ट आएगा। तो मार्केट ने भी रिएक्शन उसी सेक्टर पे लिया है जिस सेक्टर पे गवर्नमेंट का टैक्स का बेनिफिट किया है। जहां आप देखो एमएसएमई सेक्टर भी कौन है, एफएमजी गुड्स में ज्यादा है, ज्यादा एमएसएमई सेक्टर पे गवर्नमेंट का ध्यान हमें दिखा है, लोन में ध्यान दिखा है। उसके बाद टीडीएस के रेट में चेंज किया है, टीडीएस हुआ है, कंप्लायंस हटा दी गया है, कुछ कंप्लायंस को कम कर दिया गया है, जिससे क्या कि नॉर्मल मिडल जो बिजनेसमैन है उसको कंप्लायंसेस नहीं करनी है, जिससे कि उसका जो इंक्रीज उसका बढ़ गया कि मैं बिजनेस कर सकता हूं, मेरे को किसी प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है इस लेवल। इसलिए वो सेक्टर बूम कर रहा है, क्योंकि उस सेक्टर के अंदर एक नहीं है, लाखों इंडस्ट्री है। बड़े सेक्टर में 1-2 इंडस्ट्री थी जिनको बेनिफिट मिलना था, वो नहीं मिला। अब अगर थोड़ा सा अगर आप एडवाइस करना चाहें लोगों को, अब उनके लिए आगे के रास्ते क्या हैं? क्या वापस बैंक में जाना अब ज्यादा उनके लिए सुरक्षित है? क्या जो जिस तरह के सिनेरियो बने हुए हैं और बजट के बाद भी जो उम्मीद अभी नहीं दिख रही है, क्या म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर बाजार ये आगे जाकर अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं? क्योंकि एक दौर आता है सर, कभी हम रियल एस्टेट का देखते हैं, कभी स्टॉक मार्केट का देखते हैं, कभी लोग वापस बैंकिंग की तरफ मुड़ते हैं। तो आगे फ्यूचर क्या दिख रहा है अभी अगर सेविंग
सर ये तो ग्लोबल मार्केट को देखा जाए, यूएसए के नए प्रेसिडेंट आए हैं, उनकी पॉलिसीज जो इंडिया की तरफ क्या आएगी, तब तो इम्पैक्ट पॉजिटिव आना ही आना है। अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि यूएसए या किसी फॉरेन हमारे जो बड़े इन्वेस्टर जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उनकी तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन हो। रही बात हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज है, जो आज बजट पेश हुआ डोमेस्टिक है ये, और इसमें भी वो सेक्टर टच किए हैं जो आम पब्लिक के लिए है, मिडिल मैन के लिए है, ठीक है। तो फ्यूचर में मार्केट का देखो, मार्केट ट्रेड हो रही है, सबको पता है कि पिछले 6 महीने 7 महीने से ट्रेड हो रही है, नॉट ए एक्चुअल मूवमेंट। तो एक्चुअल मूवमेंट मार्केट की जो आती है तो मार्केट डेफिनेटली सही चलनी चाहिए थी। आज भी मेरे को लग नहीं रहा था कितना गिरेगी। तो जब वो आपको 4% डेफिसिट फाइनेंस की जो जीडीपी पे इम्पैक्ट दिखाया गया तो मार्केट अप हुई। हो सकता है कि आने वाले 6 महीने 7 महीने में जो कैपेक्स के प्रपोजल या रेवेन्यू बजट के एक्सपेंडिचर जो मैनेज करने का जो तरीका गवर्नमेंट का, जो नया बिल आने जा रहा है डायरेक्ट टैक्स के अंदर, आई थिंक जो टैक्स जो है मैं कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर पा रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 के साथ, जब प्रणब मुखर्जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से उन्होंने प्रेजेंट किया था, तो सेम रेट नजर आ रहे हैं मेरे को। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जैसे जीएसटी स्ट्रक्चर उठाया उसी तरह से डायरेक्ट टैक्स कोड भी उठाने जा रही है, जिसका इम्पैक्ट नजर आएगा। ये टैक्स रेट आई थिंक जब नया बिल आएगा उसके अंदर जाके देखेंगे तो हमारी टैक्स लायबिलिटियां वही नजर आएगी। यहाँ तक मेरे को डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर क्या सारी एग्जाम्पशन हटा दी जाएगी। मान लो आप एचआरए की एग्जाम्पशन ले रहे थे या किसी चीज की, कोई हेल्पर की एग्जाम्पशन ले रहा था, कोई ऑफिशियल एक्सपेंडिचर करता है, घर पे ऑफिस मैनेज करता है, उसकी एग्जाम्पशन ले रहा है, वो एग्जाम्पशन से हटा दी जाएगी। और और पीएफ की जो 12% है वो एग्जाम्पशन हटा दी जाएगी। हम वो चीजों पे अभी तक वो नया बिल जो इंट्रोड्यूस करने की बात करेंगे तो मेरा ध्यान उधर जा रहा है कि उसके अंदर ये चीजें हट जाएगी तो मेरी टैक्स लायबिलिटी कहीं सेम ना रह जाए। तो ये डायरेक्ट जो नया टैक्स बिल आएगा उसी पे पता लगेगा कि ये जो टैक्स स्लैब चेंज करी है सही गवर्नमेंट ने हमें दिया है या ये भी लॉलीपॉप ही है। आई थिंक मैं इसको एनालिसिस इतना जल्दी है जब तक नया बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता, नए बिल में कुछ चीज नहीं आती है, क्या सामने आता है और इस रेट का उसका क्या कंपैरिजन है, तब पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में गवर्नमेंट ने हमें कुछ दिया है। ठीक है एसके मिश्रा जी, एक थोड़ा सा सेक्टर हमारा एजुकेशन, जिसमें मेडिकल सीट्स बढ़ाने की बात की गई है, आईआईटी में सीट्स बढ़ाने की बात की गई है, इसके अलावा और कुछ आपको नजर आ रहा था जो किया जा सकता था? क्योंकि बड़े बड़े ऐलान हम देख रहे हैं चुनावी रैलियों में तो हो रहे हैं कि हम मुफ्त करेंगे शिक्षा को, उस हिसाब से बजट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है क्या आपको? में सीट बढ़ाने की बात कही गई है, आईआईटी के भी में भी एक्सपेंशन की बात की गई है, साथ साथ स्टार्टअप और इनक्यूबेशन सेंटर की बात है इसमें, आंगनवाड़ियों को भी। लेकिन जो हमारा बेसिक एजुकेशन है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का टारगेट है कि हम उसमें उसको 6% के लेवल तक ले जाएंगे, वहां पर अभी सरकार उस दिशा में बढ़ नहीं पाई है, जबकि सरकार का ये बिल्कुल घोषित लक्ष्य है कि हमको इसको एजुकेशन सेक्टर के उसमें बढ़ाना है। तो ठीक है, अभी टेक्निकल एजुकेशन में गई है और इन सब स्टार्टअप और अभी उसका इनोवेशन और इन सब पर ज्यादा जोर है सरकार का, तो इसलिए उसने इधर जोर दिया है। लेकिन आगे हो सकता है कि फिर इसकी भी उम्मीद हम रख सकते हैं कि एजुकेशन पे सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ने डिसाइड है तो उधर बढ़ना चाहिए था, क्योंकि इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2035 तक उसके पूरे रिजल्ट दिखने लगेंगे। तो इस दिशा में अभी बढ़ने की जरूरत है, लेकिन अब सरकार क्यों नहीं उधर बढ़ पाई है, उसकी क्या सीमाएं रही हैं वो देखना पड़ेगा। ये है, बाकी तो सरकार की प्रायोरिटी यही है। ठीक है जयंत वर्मा जी, अगर थोड़ा सा हेल्थ पर लौटते हैं, कैंसर की दवाइयां सस्ती करने की इसमें बात की गई है, हेल्थ बजट को किस तरीके से आप देखते हैं? जी, हेल्थ बजट पे अब वो तो जो आयुष्मान योजना आ गई है, 5 लाख रुपए सबको फ्री कर दिया है उन्होंने, सीनियर सिटीजन्स को। ज्यादातर तो सीनियर सिटीजन्स को ही हेल्थ की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो दवाइयाँ सस्ती कर दी है काफी अच्छा है और मुझे लगता है इसको सब्सिडाइज भी करना चाहिए काफी, क्योंकि कैंसर है और बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनमें कि हार्ट का है, ब्रेन का है, तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। और इसके साथ साथ जो ये हॉस्पिटल्स के द्वारा जो लूट मचा के रखी गई है, कोमा में रख लिया, 6-6 दिन तक का जबरदस्ती रखते हैं, लाखों रुपए के बिल देते हैं, ये सब भी कैसे खत्म हो, इस पे भी मुझे लगता है स्वास्थ्य मंत्रालय को कुछ गौर करना चाहिए।
ठीक है सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा था राकेश जी आपसे कि ईवी को लेकर इसमें जो छूट देने की बात कही गई है, जिससे ये कहा जा रहा है कि बैटरी सस्ती हो जाएंगी, इसका कितना असर दिखेगा आने वाले समय में, और क्या ईवी को और ज्यादा बढ़ावा देने की तरफ सरकार बढ़ रही है? ईवी जो है एक विकसित देश के लिए बहुत आवश्यक है। इससे प्रदूषण भी मुक्त होता है और ध्वनि प्रदूषण भी कंट्रोल होता है। तो ईवी के लिए प्रोविजन आया है इससे, और 100% इससे ईवी में ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है वो बहुत आगे बढ़ेगा। ठीक है, एक चीज और जो इसमें एक नई योजना की बात की गई है, जिसमें पीएम धन धान्य कृषि योजना, इसमें 100 जिलों में फायदे की बात कही गई है। इसका क्या असर लग रहा है एस के मिश्रा जी? क्योंकि सुबह जब जिक्र हुआ बार बार, तो इसमें एक आ गया कि हमारी जो कृषि सेक्टर है, जिसका एक बड़ा रोल है कहीं ना कहीं इकोनॉमी में, उसको बढ़ावा अभी भी क्या लगता है कि इस बजट के जरिए कृषि क्षेत्र को और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश यहां पर की जा रही है और एक नई योजना बाकायदा उसके लिए लेकर आई गई है? ही कृषि को माना है, तो इसलिए कृषि पर तो जोर सरकार को देना ही पड़ेगा। और अभी जो मुसीबत का समय पिछले 4-5 साल का रहा, उसमें एग्रीकल्चर ने ही अर्थव्यवस्था को मजबूती दी, और अर्थव्यवस्था को आज भी जो अर्थव्यवस्था आगे हमारी बढ़ी है, उसके पीछे उसकी जो बैकबोन में है वो कृषि रही है। इसलिए सरकार ने, आप देखिएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ा दी है। साथ ही साथ उसने लगभग पीएम धन धान्य योजना से उसका टारगेट है लगभग 1 करोड़ के करीब किसान उससे लाभान्वित होंगे। और आप देखिएगा ये सरकार ने टारगेट रखा कि अगले 6 साल में दालों के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर होना है। तिलहन के क्षेत्र में देखिएगा और खाद्यान्न के क्षेत्र में देखिएगा, सरकार का ये मकसद ही है। और लॉन्ग टर्म जो सरकार ने अपने जो रिफॉर्म का प्रोसेस बढ़ाया, विकसित भारत की जो संकल्पना रखी है, उसमें हॉर्टिकल्चर पे, एग्रीकल्चर पे और इन सब चीजों के फल फूल सब्जियों के खपत को लोगों के लिए बढ़ाने के लिए का प्रयास किया है। तो इससे न केवल जो न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी होगी, साथ साथ उससे किसानों की इनकम में भी इजाफा होगा और किसान अर्थव्यवस्था को मजबूती भी दे पाएंगे। तो इससे एक साथ ही न केवल हमारा रूरल एरिया मजबूत होगा, बल्कि इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतरी आएगी, क्योंकि जब उनको पौष्टिक आहार मिलेगा, तो इसलिए पीएम धन धान्य योजना का विशेष महत्व है इसमें। ठीक है, मैं धर्म जी एक चीज, क्योंकि हम बात कर रहे थे कंजम्पशन वाली चीजों को छूट देने की कोशिश सरकार ने की है। इसमें जिस तरीके से कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है, ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट की ड्यूटी घटाकर 5% हुई है। व्हीकल जिसका मैंने भी जिक्र किया, इसमें जो ईवी बैटरी हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल गुड्स एग्जम्प्टेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। मोबाइल फोन जो कि अब हमारी जरूरत बन गया है, इसकी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी छूट की बात कही गई है। तो फुटवेयर, फर्नीचर, हैंडबैग, इस तरह की चीजों पर भी जो वेट ब्लू लेदर से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, ये कंजम्पशन बढ़ाने की दिशा में ही सरकार ने क्या ये सारी छूट यहां पर दी है? जहां तक कंजम्पशन की बात नहीं करूंगा, ये मेक इन इंडिया कंसेप्ट की बात करूंगा। इसमें इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी पे जो पार्ट यूज होते हैं इन बैटरी, लिथियम बैटरी में यूज होता है, मोबाइल की बैटरी होगी, जहाँ कोई कार की ईवी की बैटरी होगी, उसके अंदर जो पार्ट यूज होते हैं उस पे कस्टम ड्यूटी कम करी गई है या हटाई गई है, जिससे क्या है कि हम इंडिया में ही वो मैन्युफैक्चर कर पाए। इसका सीधा ध्यान कंजम्पशन की तरफ नहीं है कि ड्यूटी जो मोबाइल पे ड्यूटी कम कर देते, देन योर कंजम्पशन विल बी इंक्रीज। उसके अंदर यूज होने वाली बैटरी, क्योंकि बैटरी हम इंडिया में बनाए, मोबाइल फोन हम इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी या प्रोसेस ड्यूटी है जिसको कम किया गया है, ना कि सेल की ड्यूटी को कम किया गया है। जीएसटी कम नहीं किया गया, जीएसटी 28% है या 18% है, वही लगना है। मेरी कस्टम ड्यूटी जो चीज आइटम, इसका असर पड़ेगा सर, मतलब सस्ती होंगी ये चीजें जो अभी हम मानकर चल रहे हैं? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो इंडिया में, मेक इन इंडिया में बनाते हैं, इंडिया की बनी हुई चीज हम यूज करते हैं, तो एक्चुअल कॉस्ट जो बेसिक कॉस्ट है वो हर प्रोडक्ट की कम होनी ही होनी है, जिसका इम्पैक्ट फ्यूचर में देखा जाएगा। लेकिन एक जो यहाँ पर सवाल उठ रहा था, सुबह भी जब चर्चा हो रही थी कि अभी जो मेक इन इंडिया का हमारा लक्ष्य है, उसमें हम बहुत ज्यादा सक्सीड नहीं कर पाए। आने वाले समय में अमेरिका ने जिस तरीके से कहा कि हम हो सकता है चाइना पर तो टैक्स लगाएंगे ही, लेकिन क्या भारत पर
ड्यूटी बढ़ी तो उसका बहुत ज्यादा असर होगा। और सुबह हमारे साथ एक गेस्ट बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि एप्पल जैसी कंपनियों का बीजेपी प्रचार करती है कि वो भारत में आई, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर निर्माण नहीं हो रहा है, असेंबलिंग हो रही है। तो इसमें आपको लगता है कि निर्माण बढ़ाने की तरफ, कि हमारा मेक इन इंडिया हो, हमने पहले कहा कि हम डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे, मेक इन इंडिया करेंगे, वो चीजें अभी मिसिंग लग रही हैं या कुछ यहाँ पर लग रहा है कि बढ़ावा देने की कोशिश है? सर, बढ़ावा देने की कोशिश की गई है कि मैं दो जगह से लिंक करूंगा। एक, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया एमएसएमई सेक्टर में, और बोला गया कि आपको ये बेनिफिट बढ़ाए जा रहे हैं, आप स्टार्टअप पे काम करिए। दूसरा कहते हैं कि भी जो मैं सर 1 मिनट में आपको रोक रहा हूं, इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीडी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसा लगा सर आपको बजट, क्योंकि लास्ट बॉल पर जो सिक्सर आया है, बहुत सारे लोग उससे आज उत्साहित महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं। ये बजट वास्तव में आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, ये आम जनता का बजट है। और इस बजट के माध्यम से विकसित भारत के अटल संकल्प को पूरा करने की आकांक्षाओं का बजट है कि गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, नारी शक्ति को सशक्त और सक्षम बनाने का बजट आज आदरणीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। और 12 लाख का स्लैब जो टैक्स फ्री किया है, ये एक आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय है। बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को जो ताकत दी है और उस माध्यम से हर गरीब को जो ताकत मिलेगी, ये ऐसा विजनरी जो बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया है, आम देश, आम जनता, आम आदमी आज इस बजट के माध्यम से उत्साहित है। वीडी शर्मा जी, जो हम बजट में देखते थे, हालांकि इस बार देखिए बजट भाषण छोटा ही था, हर बार हम देखते थे 2 घंटे को भी वो क्रॉस किया है, उसमें कुछ बड़े ऐलान जो कई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कि हम हाईवेज बनाएंगे, एक्सप्रेसवे बनाएंगे, उनको ज्यादा टच करने की कोशिश इस बार नहीं की है। लोग ढूंढ रहे हैं कि भैया रेलवे के लिए क्या है, इसमें इंफ्रा के लिए क्या है, जबकि देश की जो गति है वो इन्हीं चीजों से सर बढ़ती है। तो उस दिशा में थोड़ा समझा सकें कि सरकार की क्या विजन है आगे आने वाले समय के लिए। देखिए लोकेन जी, मैं ऐसा मानता हूं कि आपने देखा होगा कि 12 लाख स्लैब को टैक्स फ्री करना, इससे बड़ा ऐलान और क्या हो सकता है। आम जनता जिससे खुश आज है। हाँ। दूसरा, एमएसएमई के अंदर 5 करोड़ से 10 करोड़ का स्लैब करना, ये कितना लिमिट कर रहा है, ये कितनी बड़ी बात आज एमएसएमई के माध्यम से जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को ताकत देने के लिए प्रधानमंत्री लगातार इस पर काम कर रहे हैं। किस प्रकार से हमारे उन लोगों को जो जिन्हें ताकत देनी चाहिए, जो विश्वकर्मा हैं, बाकी लोग हैं, उनके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में आज कदम उठाए हैं। तो बजट के अंदर मैं ऐसा मानता हूं कि महिलाओं के क्षेत्र में आप देखिए, महिलाओं के क्षेत्र में कितने बड़े ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने इसको लेकर के शिक्षा क्षेत्र में किए हैं कि एमएसएमई के अंदर सूक्ष्म उद्योगों में सरकार पहली बार 5 लाख महिलाओं को, अनुसूचित जाति के भाई और बहनों को, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को भी किस प्रकार से आज इस बजट के माध्यम से जो 2 करोड़ रुपए का जो ऋण देगी, ये भी ऐतिहासिक निर्णय किया है। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना, जो मैंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अटल संकल्प को पूरा करने की आकांक्षा का बजट है। तो इसलिए इस बजट में बजट भाषण 2 घंटे का नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो निर्णय हुए वो ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर आज इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने की। अच्छा वीडी शर्मा जी, आप मध्य प्रदेश से हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के लिए कुछ खास नजर आया जिससे बेनिफिट, ये टैक्स का तो जाहिर बात है सबको ही मिलेगा, मध्य प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा, कोई बड़ी योजना मध्य प्रदेश के लिए आ रही है क्या जो हम मिस कर गए, आप बताना चाहें? देखिए लोकेन जी, मध्य प्रदेश में आज हम देखते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कहा गया है कि 75,000 सीटें 5 वर्ष के अंदर बढ़ेंगी, मध्य प्रदेश भी आएगा। आईआईटी के क्षेत्र में 75,000 सीटें बढ़ेंगी, मध्य प्रदेश भी आएगा। हर जिले के अंदर डे केयर सेंटर हमारे बुजुर्गों के लिए बनेंगे, मध्य प्रदेश भी आएगा। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में जिसमें मध्य प्रदेश पारंगत है, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जो काम कर रही है, तो आज इस दिशा में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान जो किया इस बजट में, 100 जिलों के अंदर इसकी शुरुआत होगी। और एग्रीकल्चर रिसर्च, हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं,
इन सब लोगों को जो ताकत इस बजट के माध्यम से मिल रही है, मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश दलहन और तिलहन के क्षेत्र में, दलहन में 1 नंबर है मध्य प्रदेश, तिलहन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और इस बजट में वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया है कि दलहन और तिलहन के अंदर भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उसमें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान होगा। ठीक है सर। टूरिज्म के क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश 1 नंबर पर है देश के अंदर, तो टूरिज्म में भी 50 स्थानों पर इस बजट के माध्यम से फोकस किया है। मध्य प्रदेश को भी बड़ी सौगातें मिलेंगी। तो मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान एक नहीं कई क्षेत्रों में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र पर जो माननीय प्रधानमंत्री ने हर गरीब के जीवन को बदलने का जो अभियान है, इस बजट के माध्यम से वो जरूर पूरा हो रहा है। वीडी शर्मा जी, लेकिन ये जो जनता है ना सर, इसकी इच्छाएं बहुत होती हैं और इच्छाएं वो खत्म नहीं होती हैं। और जब हम चर्चा कर रहे थे बजट आने से पहले, तो किसानों की बात हो रही थी और किसान ये सोच रहे थे कि जो हमें सम्मान निधि मिल रही है उसको सरकार बढ़ा दे। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार उसमें अपना अंश डालती है, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए तो ज्यादा ही मिलते हैं वो, लेकिन केंद्र का उसमें अंश और बढ़ जाता तो किसान उसको लेकर सोच रहे थे। फिर एक फैसला जो लोगों को उम्मीद थी कि भाई कंजम्पशन पर सरकार ध्यान दे रही है, टैक्स को तो लेकर मिडिल क्लास को राहत दी, थोड़ा और उसमें अगर पेट्रोल डीजल की एक्साइज कम हो जाती तो थोड़ी और राहत मिल जाती लोगों को। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख से 5 लाख रुपए की लिमिट करना वो किसके लिए है? हमारे आम किसान भाइयों के लिए। उन्हें सशक्त और सक्षम बनाया है इस बजट के माध्यम से। यानी 7.5 करोड़ किसान इसको लेकर के लाभान्वित होंगे। तो इसलिए देश के अंदर किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में, मातृशक्ति के बारे में, गरीबों के बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इन सारी बातों को जिया है, जो जनता की आकांक्षा है उस गरीब की। क्योंकि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, तो एक एक बात पर वो सोचते हैं कि उन गरीब के जीवन को कैसे बदला जाए। तो इसलिए हर गरीब को सशक्त और सक्षम बनाने का काम, उसके जीवन को बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री के विजन के साथ इस बजट के अंदर भी वित्त मंत्री जी ने प्रावधान किए। इसलिए किसान भी खुश है, नौजवान भी खुश है, महिलाएं भी खुश हैं और आम गरीब भी खुश है। अच्छा, विपक्ष को लेकर वीडी शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? आज मौजूद भी नहीं था, शुरू में हंगामा हुआ जबरदस्त तरीके से, उसके बाद अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं बजट पर। अरे लोग हैं जी, विपक्ष तो आज ऐसा था कि मायूस हो गया विपक्ष। देश उत्साहित है, हर वर्ग उत्साहित है, लेकिन विपक्ष मायूस है क्योंकि नकारात्मक राजनीति करते हैं। अरे अच्छा काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है तो अप्रिशिएट करिए। कुछ लोग तो धीरे से ताली बजा रहे थे, हम देख रहे थे वहां। तो विपक्ष मायूस है क्योंकि नकारात्मक राजनीति ही करता है। अच्छा, ये शायद डर इसलिए भी है कि इलेक्शन ऑन द कॉर्नर है और ये जो ऐलान लास्ट बॉल पर 6 मारकर हुआ, ये वहां की बहुत बड़ी जनता पर असर डाल सकता है। नौकरी पेशा वाले लोग बहुत हैं वहां पर। तो भाई, ये तो हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर काम करती है। सभी समाज वर्गों के उत्थान के लिए, सभी क्षेत्रों के, संपूर्ण भारत का समग्र विकास कैसे होगा, ये विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है। वो जम्मू कश्मीर की भी चिंता करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की भी चिंता करते हैं, तो बिहार की भी चिंता करते हैं, दिल्ली की भी करते हैं। तो प्रधानमंत्री इस दिशा में कभी कोई किसी के साथ वेरिएशन नहीं करते। ये भारत के प्रधानमंत्री जी का, देश के आज तक के प्रधानमंत्रियों में ये कहा जाता है, सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर किसी ने काम किया तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जो लगातार सबकी चिंता कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीडी शर्मा जी जुड़ने के लिए हमारे साथ और इस बजट पर अपना अध्यक्ष बीजेपी के, और इस बजट को उन्होंने सबका बजट बताया और कहा कि सभी को फायदा होगा और साथ ही मध्य प्रदेश को भी आने वाले समय में फायदा मिलेगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।